Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture, we will discuss third central theme in the field of animal physiology. Our third main concept or foundation concept of animal physiology or in the field of animal physiology. इससे पहले हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर एंड फंक्शन रिलेशनशिप और उसमें हमने बात की थी कि फंक्शन always based on the structure and they are closely related. Third, ये main title है इस theme का physiological regulation आप कह सकते हैं या conformity and regulation कह सकते हैं. ठीक है, यानी इसमें दो सब टॉपिक आते हैं. इसमें हम डिस्कस करेंगे डिटेल से कि फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस की रेगुलेशन मैकेनिज्म्स कि इंटरनल फिजियोलॉजी आया एनवायरनमेंट के साथ रेगुलेट होती है या नहीं होती. मतलब लेट से टेम्परेचर है तो एक एनिमल रेगुलेट कर रहा है, इंटरनल एक कांस्टेंट एनवायरनमेंट रख रहा है, टेम्परेचर रेंज रख रहा है. दूसरे एनिमल्स है वो नहीं रखते, एनवायरमेंटल टेम्परेचर के साथ उसके बॉडी के टेम्परेचर भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं उसमें, तो और यानी वो बिल्कुल रेगुलेट ही नहीं करते. तो इसमें तो फर्स्ट कि फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन है या नहीं है. ठीक, यानी किस तरह वो अपनी फिजियोलॉजी को रेगुलेट करते हैं. एक तो ये बात, फर्स्ट पॉइंट ये है कि फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन है या नहीं है. ये एक मेन कंसेप्ट है. फर्स्ट इसके अंदर सब हेडिंग कन्फर्मिटी एंड रेगुलेशन का हेडिंग भी आप इसको दे सकते हैं. ठीक है, फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन ब्रैकेट में आप कन्फर्मिटी एंड रेगुलेशन दोनों आ जाते हैं. यानी जो फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन नहीं करते, मतलब वो जिसमें हेमोस्टेसिस फीडबैक सिस्टम वगैरह नहीं होते, तो उनको हम क्या कहते हैं, कन्फर्मर्स कहते हैं उन एनिमल्स को. और हम कहते हैं कि वो फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन या तो नहीं करते या कन्फर्मिटी फॉलो करते हैं, कन्फर्मिटी का प्रोसेस यूज़ करते हैं और अपनी फिजियोलॉजी को एडजस्ट किया होता है कन्फर्मिटी के थ्रू. दूसरे साइड पे हम लोग जो है सब रेगुलेटर जो है, जो एक प्रॉपर इंटरनल एनवायरनमेंट रखते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एनवायरमेंटल चेंज, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल चेंजेस. वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को एक खास कांस्टेंट रेंज में रखने की कोशिश करते हैं और रखते हैं, और उनकी फिजियोलॉजी में इस तरह की रेगुलेशन होती है. ठीक है, कि वो एक कांस्टेंट इंटर, तो इसको हम फिर रेगुलेशन कहते हैं और उन एनिमल्स को रेगुलेटर्स कहते हैं. क्लियर हुआ? आगे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं. फिर रेगुलेशन और रेगुलेटर में नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे, या इसी लेक्चर में अगर जल्दी कवर हो गया ये स्टार्ट टू, यानी फर्स्ट हम कन्फर्मिटी कन्फर्मर्स क्या है डेफिनीशन करेंगे विद एग्जांपल, रेगुलेशन और रेगुलेटर्स क्या है ये डिफाइन करेंगे विद एग्जांपल, और फिर रेगुलेशन और रेगुलेटर्स या फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन जो एनिमल्स रेगुलेट करते हैं अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को एक कांस्टेंट रेंज में रखते हैं, इनको हम सिंपली रेगुलेटर्स कहते हैं. तो होम्योस्टेसिस और फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, उसके दो ऐसे मेन सब हेडिंग्स है कि उसके थ्रू हम रेगुलेशन प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे कि होम्योस्टेसिस कैसे कहते हैं, हाउ इट रेगुलेट, हाउ इट वर्क्स, और इसकी इम्पोर्टेंस विद एग्जांपल्स. ठीक है, कंपोनेंट ऑफ हेमोस्टेटिक सिस्टम इस तरह. फिर फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, किस तरह हेमोस्टेसिस फीडबैक कंट्रोल सिस्टम के थ्रू बॉडी के अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस वगैरह को, चेंजेस वगैरह को रेगुलेट करता है, एडजस्ट करता है, नॉर्मलाइज करता है. तो ये हम फिर डिटेल से डिस्कस करें. तो रेगुलेशन और रेगुलेटर में ये दो सब हेडिंग आप कह सकते हैं, या द मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन आप कह सकते हैं. होम्योस्टेसिस इज वन ऑफ द प्रोसेस थ्रू विच इंटरनल बॉडी environment remain or try to remain constant, try to be remain constant or within a specific range by the body homeostasis. और फिर इसके थ्रू एक टूल है, उसका एक टूल है फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है, एक कॉमन टाइप ऑफ होमोस्टैटिक सिस्टम जिसके थ्रू होमोस्टेसिस बरकरार रखा जाता है.
तो फर्स्ट कन्फर्मिटी कन्फर्मर्स क्या है, ठीक है, व्हाट इज कन्फर्मिटी एंड रेगुलेशन। तो फर्स्ट तो हम ये डिफाइन करेंगे। तो इसमें फिर दो सब हेडिंग जो ऊपर मैंने लिखा है, कन्फर्मिटी एंड कन्फर्मर्स है और रेगुलेशन एंड रेगुलेटर्स है। तो फर्स्ट कन्फर्मिटी एंड कन्फर्मर्स यानी उसके अंदर, और फिर रेगुलेशन और रेगुलेटर्स। तो फर्स्ट जनरली दोनों को डिस्कस करते। मोस्ट ऑर्गेनिज्म आर फेस्ड विद एनवायरमेंटल वेरिएशन। मोस्ट ऑर्गेनिज्म फेस यानी ये कंसेप्ट कहाँ से आ जाता है, फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन। तो हमें पता है कि ऑर्गेनिज्म जितनी भी है जिधर भी रहते हैं तो उसके एनवायरनमेंट उसको कुछ खास वेरिएशन प्रोवाइड करते हैं। मतलब वो जिस एनवायरनमेंट में रहता है तो वो हर वक्त तो एक जैसा नहीं रहता, उसमें टेम्परेचर में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, फूड की कमी में उतार चढ़ाव आता है, इस तरह ह्यूमिडिटी में कमी ज़्यादती आती है, सैलिनिटी में या आयंस वगैरह की कंसंट्रेशन में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि मोस्ट ऑर्गेनिज्म आर फेस्ड विद एनवायरमेंटल वेरिएशन। बहुत डिफरेंट किस्म के एनवायरमेंटल वेरिएशंस का सामना करते हैं ऑर्गेनिजम्स। इसमें एग्जांपल है टेम्परेचर है, लेट्स से फूड अवेलेबिलिटी है, फिजिको केमिकल एनवायरनमेंट यानी फिजिकल फीचर एंड केमिकल फीचर यानी केमिकल कंसंट्रेशंस वगैरह, और फिजिकल क्लाइमेटिक कंडीशन वगैरह, ये सब चीजें इम्पोर्टेंट है। और ये इनमें वेरिएशंस ये जो है ऑर्गेनिज्म फेस करते हैं। अराउंड एन एनिमल में चेंज विद द टाइम ऑफ द डे। अब ये वेरिएशन यानी डेली हो सकते हैं, 24 घंटे में कुछ आवर्स में एक टेम्परेचर, जिस तरह रात के वक्त एक टेम्परेचर, दिन के वक्त दूसरा टेम्परेचर आजकल, ठीक है, या थ्रू आउट द ईयर इस तरह जो टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं, डेली भी आते हैं। इसके अलावा फूड स्कैरसिटी में आ सकते हैं या कोई भी। तो टेम्परेचर, फूड अवेलेबिलिटी और फिजिको केमिकल एनवायरनमेंट जो एनिमल्स के इर्द गिर्द है, इसमें चेंजेस आ सकते हैं। और वो चेंजेस टाइम ऑफ डे में हो सकते हैं, यानी डिफरेंट टाइम ऑफ द डे में हो सकते हैं, या डिफरेंट सीजन्स में, सीजन टू सीजन हो सकते हैं, सीजनल हो सकते हैं, यानी डेली हो सकते हैं वो चेंजेस, सीजनल हो सकते हैं, या ठीक मूवमेंट ऑफ एन एनिमल अक्रॉस द लैंडस्केप, या मूवमेंट ऑफ एनिमल यानी वो एनिमल मूव कर गया अपने एनवायरनमेंट से दूसरे जगह पे, तो इसकी वजह से भी ये चेंजेस अकर हो सकते हैं, यानी माइग्रेशन वगैरह। तो ये एग्जाम्पल दे रहा है कि वेरिएशन, या ऊपर जो हमने बात की कि ऑर्गेनिज्म फेस एनवायरमेंटल वेरिएशन, डिफरेंट टाइप ऑफ एनवायरमेंटल वेरिएशंस और एक्चुअली टेम्परेचर, फूड अवेलेबिलिटी में अप्स एंड डाउन्स आना, फिजिको केमिकल फीचर्स ऑफ एनवायरनमेंट में चेंजेस आना, या जो भी एनवायरनमेंट है इर्द गिर्द, लिविंग नॉन लिविंग फीचर, इन सब में चेंजेस आना, प्रीडेटर है नहीं है, ये सारे एनवायरमेंटल वेरिएशंस है। अराउंड एन एनिमल में चेंज, अब ये चेंजेस डेली हो सकते हैं, सीजनल हो सकते हैं, और थ्रू किस वजह से हो सकते हैं कि एक एनिमल माइग्रेट करता है एक जगह से दूसरे जगह में, तो इसकी वजह से भी ये टेम्परेचर में, फूड अवेलेबिलिटी में, फिजिको केमिकल एनवायरनमेंट में चेंजेस आ सकते हैं। मल्टीसेलुलर एनिमल कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटजी दे यूज टू कोप विद दीज चेंजेस। अब जो एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी जितने भी किंगडम एनिमिलिया है, तो किंगडम एनिमिलिया के अंदर जितने भी मेंबर्स है, तो उनको हम दो बड़े कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। किस बेस पे कि वो एनवायरमेंटल चेंजेस का सामना किस तरह करते हैं, या उसको किस तरह हैंडल करते हैं, या उसके किस तरह वो अपनी सर्वाइवल पॉसिबल बना सकते हैं, यानी एनवायरमेंटल चेंजेस के हैंडलिंग एबिलिटी के बेस पे कि एक एनिमल या सारे एनिमल्स एनवायरमेंटल चेंजेस को या इन वेरिएशंस इन एनवायरनमेंट को किस तरह हैंडल करते हैं। इस के दो मेन स्ट्रेटजी है एनिमल्स में। एक एनिमल्स की स्ट्रेटजी को एक कैटेगरी, और दूसरे टाइप ऑफ स्ट्रेटजी फॉर हैंडलिंग और कोपिंग विद द एनवायरमेंटल वेरिएशन इज अनदर ग्रुप। तो वो दो ग्रुप कौन से हम बनाते हैं इस बेस पे, वो है व्हेन एन एनिमल इज कन्फ्रंटेड विद चेंजेस इन इट्स एनवायरनमेंट। ये दूसरे अंदाज में वही बात कह रहा है कि व्हेन एन एनिमल इज कन्फ्रंटेड विद चेंजेस इन एनवायरनमेंट, यानी सैलिनिटी में चेंज, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी में चेंज, टेम्परेचर में चेंज, इट शो वन ऑफ द टू ब्रॉड कैटेगरी ऑफ रिस्पॉन्सेज दैट आर कन्फर्ड। तो एनिमल जितने भी है उनमें से दो किस्म बन जाते हैं फिर एनिमल्स। एक वो एनिमल्स
वो रिस्पॉन्स देता है कन्फर्मिटी के थ्रू या दूसरा ग्रुप रेगुलेशन के थ्रू। तो एनिमल्स based on response to their environmental variation, they can be categorized into two groups, conformity और regulation। यानी दो बड़े कैटेगरीज हम बनाते हैं एनिमल्स के, कन्फर्मिटी के थ्रू या रेगुलेशन के थ्रू अगर वो रिस्पॉन्स दे रहे। तो दो कैटेगरी क्या है, कन्फर्मर्स है और रेगुलेटर्स है। और स्ट्रेटजीज जो है वो एक कन्फर्मिटी की स्ट्रेटजी है, तो जो कन्फर्मिटी की स्ट्रेटजी यूज करते हैं इन हैंडलिंग द और कोपिंग द और फेसिंग द एनवायरमेंटल वेरिएशन टू मेक इट सर्वाइवल पॉसिबल, या दूसरे जो है रेगुलेशन के फिनोमेना जो यूज करते हैं और अपने एनवायरमेंटल वेरिएशन को एडजस्ट करने के लिए या उसको हैंडल करने के लिए, तो उसको हम रेगुलेटर्स कहते हैं। तो दो स्ट्रेटजीज यूज करते हैं सारे एनिमल्स में, यानी दो किस्म की स्ट्रेटजी पाई जाती है एनवायरमेंटल वेरिएशन को हैंडल करने में, एक कन्फर्मिटी, दूसरा रेगुलेशन। जो कन्फर्मिटी की स्ट्रेटजी, जो एनिमल्स कन्फर्मिटी की स्ट्रेटजी यूज करते हैं एनवायरमेंटल वेरिएशन को हैंडल करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, कन्फर्मर्स कहते हैं। और जो रेगुलेशन की स्ट्रेटजी यूज करते हैं फॉर हैंडलिंग और कोपिंग द एनवायरमेंटल कंडीशन, चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन, तो उसको हम रेगुलेटर्स कहते हैं। तो फर्स्ट कन्फर्मिटी एंड कन्फर्मर्स। तो जो कन्फर्मिटी इज द स्ट्रेटजी, while conformers are the animal that use this strategy for handling the environmental challenges or changes। तो फर्स्ट कन्फर्मिटी एंड कन्फर्मर्स क्या है, देखिए। Animals that allow internal condition to change when faced with variation in external condition are, an animal is said to be simple animal that allow internal condition to change when faced with variation in external condition। सिंपल मैंने बता दिया, कन्फर्मर्स वो एनिमल्स होते हैं जो कन्फर्मिटी की स्ट्रेटजी लागू करते हैं। कन्फर्मिटी की स्ट्रेटजी क्या है कि एनवायरनमेंट कि किसी वेरिएबल में, किसी फैक्टर में चेंज आता है, तो एनिमल्स के बॉडी के अंदर भी उसका इंटरनल एनवायरनमेंट में उसी तरह का चेंज आता है। मतलब इट फॉलो द चेंज इन द एनवायरमेंटल वेरिएबल्स। एनवायरनमेंट में लेट्स से टेम्परेचर ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, तो एनिमल्स के बॉडी का टेम्परेचर भी उसी तरह ड्रॉप होता है। यानी ये कन्फर्म्ड होते हैं एनवायरनमेंट के साथ। एनवायरनमेंट में जो कंडीशन होती है टेम्परेचर की, वही कंडीशन बॉडी टेम्परेचर, वही बॉडी टेम्परेचर इनका होता है। यानी ये कभी कोशिश नहीं करते कि अपना एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर रख के, यानी अगर अप्स एंड डाउन आती है एनवायरनमेंट में, तो ये कोशिश नहीं करते कि उस चेंजेस की को रोक, यानी इनके बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज हो, ये कोशिश करते नहीं है बिल्कुल भी कि कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रख के अपने बॉडी का इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेंजेस इन द एनवायरमेंटल टेम्परेचर। क्लियर हुआ? तो इसको हम कन्फर्मर एनिमल कहते हैं। वो एनिमल्स that allow internal condition to change when faced with variation external condition, यानी सिंपल होमोस्टैसिस नहीं होता इनमें, सिंपल, ठीक है। यानी वो एनिमल्स जो एक्सटर्नल कंडीशन में चेंजेस के मुताबिक अपनी बॉडी में भी चेंजेस आ जाते हैं उसमें, ठीक है। यानी एनवायरमेंटल टेम्परेचर ड्रॉप्स, इसके बॉडी का टेम्परेचर भी ड्रॉप, ठीक है। और ये कभी कोशिश नहीं करते कि उस टेम्परेचर को ऊपर लाने की कोशिश करे, और जब एनवायरमेंटल टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाएगा तो इसकी बॉडी की टेम्परेचर भी अकॉर्डिंगली राइज होती है। तो इसको हम कन्फर्मर्स कहते हैं। एनिमल दैट अलाउ इंटरनल कंडीशन टू चेंज व्हेन फेस्ड विद वेरिएशन इन एक्सटर्नल। जब भी बाहर कोई एक्सटर्नल कंडीशन में कोई वेरिएशन एग्जिस्ट करता है, तो उसी तरह की वेरिएशन अकॉर्डिंगली इनके बॉडी में भी, उस एनवायरमेंटल फैक्टर में इनके बॉडी में भी उसी तरह का चेंज आता है। मैंने एक एग्जांपल दिया टेम्परेचर का, टेम्परेचर कम हो जाता है एनवायरनमेंट का, तो इनके बॉडी का टेम्परेचर भी उसी तरह कम होता है। टेम्परेचर राइज होता है तो इनके बॉडी का टेम्परेचर भी राइज होता है। यानी ये कभी कोशिश नहीं करते कि हमारा बॉडी का एक अपना एक कांस्टेंट रेंज में टेम्परेचर हो। अगर बाहर टेम्परेचर ऊपर होता है, नीचे होता है, हम अपने बॉडी का टेम्परेचर इस
आर में रखेंगे, इस रेंज में रखेंगे, तो ये एबिलिटी सिरे से इनमें नहीं होती। तो ऐसे एनिमल्स को हम कन्फर्मर्स कहते हैं। तो ये तो मैंने सिर्फ टेम्परेचर का, आगे एग्जांपल्स आ रहे, बहुत से फैक्टर्स का हो सकता है। एन एनिमल इज सेड टू बी अ कन्फर्मर for a particular environmental variable if it allow its internal condition to conform to the external changes। क्लियर हुआ? यहां पे थोड़ा सा स्पेसिफिक और थोड़ा सा एक स्पेसिफिक डेफिनेशन दिया है। ऊपर तो हमने कहा कि एनिमल दैट अलो इंटरनल कंडीशन टू चेंज व्हेन फेस्ड विद वेरिएशन इन एक्सटर्नल कंडीशन, इसको हम कन्फर्मर्स कहते हैं। लेकिन दूसरा डेफिनेशन का मतलब भी वही है कि एन एनिमल इज सेड टू बी अ कन्फर्मर फॉर अ पार्टिकुलर एनवायरमेंटल वेरिएबल। ये याद रखिए, एक एनिमल 100% सारे वेरिएबल के लिए कन्फर्मर नहीं हो सकता, ये आगे हम पढ़ेंगे। बल्कि कुछ वेरिएबल, लेट्स से टेम्परेचर तो वो मेंटेन नहीं रख रहा, लेकिन अपना एक इंटरनल कांस्टेंट सॉल्यूट कंसंट्रेशन रख रहा है, तो ये टेम्परेचर के लिए तो कन्फर्मर है, यानी थर्मो कन्फर्मर है, लेकिन ऑस्मो कन्फर्मर नहीं है। इज इट क्लियर? तो ये यानी एक एनिमल है, वो इंटरनल साल्ट कंसंट्रेशन कांस्टेंट रेंज में रख रहा है, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रेंज में नहीं रखता, बल्कि एनवायरमेंटल टेम्परेचर के जैसा टेम्परेचर इनके बॉडी का होता है। अगर टेम्परेचर एनवायरमेंट का ऊपर जाता है तो इनका टेम्परेचर भी ऊपर जाता है, उसी तरह रहता है। नीचे आता है तो वही टेम्परेचर रेंज, वही टेम्परेचर जो एनवायरमेंट का होता है, उसी तरह बॉडी का भी होता है। तो इसी तरह ये थर्मो कन्फर्मर तो हुआ, मतलब क्योंकि एनवायरमेंटल टेम्परेचर चेंज के साथ इनके बॉडी का टेम्परेचर भी अप एंड डाउन और उसी तरह चेंजेस होते हैं, अलाउ करता है। लेकिन ये साल्ट्स की कंसंट्रेशन, अगर एनवायरमेंट के साल्ट्स की कंसंट्रेशन चेंज होता है तो ये उसको अलाउ नहीं करता, यानी अपने इंटरनल बॉडी का एनवायरमेंट में एक खास साल्ट कंसंट्रेशन रखता है और इसको ये नहीं देखता कि एनवायरमेंटल कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट्स में क्या चेंजेस आता है। ठीक है, यानी ये कोशिश करता है कि एक खास रेंज में साल्ट्स की कंसंट्रेशन को रख के अपने बॉडी में इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एनवायरमेंटल साल्ट्स कंसंट्रेशन। इज इट क्लियर? तो यहां पे सिर्फ कि an animal is said to be a confirmer for a particular environmental variable। तो एक एनिमल एक खास पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए भी ऑस्मो कन्फर्मर हो सकता है, दो के लिए भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो ओवरऑल सब फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स के लिए क्या हो, ऑस्मो कन्फर्मर हो। तो सब लिहाज से ऑस्मो कन्फर्मर नहीं हो सकता, आगे आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ कि फॉर अ पर्टिकुलर वेरिएबल एन एनिमल कैन बी ऑस्मो कन्फर्मर, sorry, an animal can be conformer if it allow its internal condition to conform to the conform mean simulate tally हो जाए, एक जैसे हो जाए, to the external change, यानी external change आ गया, water concentration सॉरी वो बाहर टेम्परेचर रेज होना शुरू हुआ, तो इसकी बॉडी का टेम्परेचर भी अकॉर्डिंगली रेज होता है और उसी तरह रहता है। ठीक है, सच एनिमल आर अनेबल टू मेंटेन होमोस्टेसिस। दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं दे कैन नॉट होमोस्टेट, ये होमोस्टेसिस नहीं कर सकते, यानी अपने इंटरनल बॉडी कंडीशन को एक खास रेंज में, कांस्टेंट रेंज में नहीं रख सकते। फॉर इंटरनल कंडीशन लाइक बॉडी फ्लूइड सैलिनिटी और टिश्यू ऑक्सीजनेशन और टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते फॉर एग्जांपल, या साल्ट कंसंट्रेशन अपनी बॉडी की फ्लूइड्स की साल्ट आयंस कंसंट्रेशन को बरकरार नहीं रख सकते खास रेंज में, या टिश्यू के ऑक्सीजन लेवल बरकरार नहीं कर सकते, रख सकते, अगर बाहर कम हो या ज्यादा हो, तो ये अंदर भी उसी तरह चेंजेस इसके बॉडी की टिश्यू में भी आते हैं। अगर बाहर ऑक्सीजनेशन कम हो जाए बॉडी के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, तो इसकी बॉडी के टिश्यू में भी ऑक्सीजन लेवल कम होता है, यानी इट नेवर ट्राई to hemostat to regulate its internal variables concentration और वेरिएबल जो है वो टेम्परेचर हो सकता है, वो ऑक्सीजन हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल हो सकता है, कोई भी लेवल, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं एनवायरनमेंट का या इनके बॉडी का। The degree to which conformers survive the changing parameter depend upon the tolerance of their body tissue to external change। अब इस तरह भी नहीं है कि -50 तक टेम्परेचर पहुंच जाएगा और ऑस्मो जो थर्मो कन्फर्मर है वो सरवाइव करेगा। तो फिर इनमें अंदर कैटेगरीज है, बाज के टॉलरेंस रेंज बहुत ज्यादा होते हैं, वो बहुत कम टेम्परेचर भी सरवाइव कर सकते हैं। बाज एनिमल्स कन्फर्मर्स तो होते हैं, थर्मो कन्फर्मर्स होते हैं, लेकिन वो बहुत लो टेम्परेचर पे सरवाइव नहीं कर सकते। तो माइक्रोबायोलॉजी में आप पढ़ लेंगे आगे, या ये जर्नल
FSCP भी आपने पढ़ा है। तो इसमें फिर ये नहीं है कि सारे कन्फर्मर एनिमल एक जैसे होंगे, फिर फर्दर इसमें कैटेगरीज है, ठीक है, ये आगे आप देख रहे हैं। द डिग्री टू विच कन्फर्मर सर्वाइव, यानी अब एक वेरिएबल में किस हद तक चेंज वो फॉलो करेंगे एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट का टेम्परेचर रेज हो रहा है तो ये फॉलो कर रहा है, 30 तक पहुंच गया। एनिमल के बॉडी का टेम्परेचर भी, यानी कन्फर्मर है तो थर्मो कन्फर्मर है तो ये टेम्परेचर इसका भी 30 हो गया, फिर 37, फिर 40 और इस तरह 45 तक। तो एक रेंज होगा 45 से लेट से अबव, अगर एनवायरमेंटल टेम्परेचर रेज हो रहा है तो ये उसको फॉलो तो करेगा, लेकिन ये टॉलरेट नहीं कर सकता, ये मर जाएगा। इस तरह अगर टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है लेट से 5 डिग्री सेल्सियस तक, एक एनिमल एनवायरमेंटल टेम्परेचर चेंज फॉलो कर रहा है कि एनवायरमेंटल टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, इसके सेल्स के अंदर फ्लूइड का बॉडी का टेम्परेचर भी ड्रॉप हो रहा है, 5 तक पहुंच गया। अब मजीद अगर टेम्परेचर ड्रॉप अकर हो रहा है एनवायरमेंट का, तो ये तो इसका भी ड्रॉप हो जाएगा, लेकिन मजीद आगे ये सर्वाइव नहीं कर सकेगा। दूसरा एनिमल है वो लेट से वो लोवेस्ट 10 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर ड्रॉप बर्दाश्त कर सकता है एनवायरमेंट का, इससे आगे वो सर्वाइव नहीं करेगा लेट से। तो इस तरह एनिमल्स टू एनिमल्स फिर कन्फर्मिंग एबिलिटी भी वेरी करती है कि एक खास वेरिएबल के लिए वो किस हद तक कन्फर्मेशन बर्दाश्त कर सकते हैं। ये एक बात कह रहे, द डिग्री टू विच कन्फर्मर सर्वाइव द चेंजिंग पैरामीटर डिपेंड्स अपॉन द टॉलरेंस ऑफ देयर बॉडी टिश्यू टू एक्सटर्नल चेंजेस। Is it clear? The degree to which conformers survive the changing parameter depends upon the tolerance of their body tissue to external changes. Examples अब देखें, यानी टॉलरेंस डिपेंड करता है एनिमल टू एनिमल, कि एक कन्फर्मर एनिमल किस हद तक कंफर्म कर सकता है, किस हद तक कितना रेंज रखता है एनवायरमेंटल चेंज इन दैट वेरिएबल, कि एनवायरनमेंट में टेम्परेचर किस हद तक रेज होगा तो ये फॉलो कर सकते हैं और टॉलरेट कर सकते हैं, यानी ये सर्वाइव करेगा, और या टेम्परेचर में ड्रॉप किस लेवल तक ये बर्दाश्त कर सकता है, मतलब क्योंकि एनवायरमेंटल टेम्परेचर के ड्रॉप के साथ इसके बॉडी का टेम्परेचर भी उसी तरह ड्रॉप होता जाता है। तो एक लिमिट आ जाएगा कि उससे आगे ड्रॉप ऑफ टेम्परेचर इन एनवायरनमेंट वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तो ये टॉलरेंस रेंजेस ये एनिमल्स टू एनिमल, कन्फर्मर एनिमल्स में डिफरेंट होते हैं। एग्जाम्पल कन्फर्मर्स के ऑस्मो कन्फर्मर्स है, दोज एनिमल्स दैट डू नॉट एक्टिवली एडजस्ट देयर इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट, यानी अपने ऑस्मोटिक स्टेट को अगर एडजस्ट नहीं करते, रेगुलेट नहीं करते, अपने एक इंटरनल ऑस्मोटिक प्रेशर या साल्ट्स वगैरह की कंसंट्रेशन बरकरार नहीं रखते, तो इसको हम यानी फ्लूइड्स, सॉल्वेंट एंड सल्यूट कंसंट्रेशन एक खास रेंज में नहीं रखते, ऐसे एनिमल्स को हम ऑस्मो कन्फर्मर्स कहते हैं। ये एफएससी लेवल पे पढ़ा होगा। द एनिमल बॉडी फ्लूइड्स आर केप्ट आइसोटोनिक टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सिंपल, वो एनिमल जिनका बॉडी फ्लूइड ये आइसोटोनिक हो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फ्लूइड के साथ, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मो कन्फर्मर्स कहते हैं। एग्जांपल है एकाइनोडर्म्स लाइक द स्टारफिश, और ज्यादातर इनवर्टेब्रेट जितनी भी है दे आर ऑस्मो कन्फर्मर्स, ठीक है, वो ऑस्मो कन्फर्मर्स होते हैं। एक गाइनोडर्म का एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया है, स्टारफिश है फॉर एग्जांपल, दे आर ऑस्मो कन्फर्मर हुज इंटरनल बॉडी फ्लूइड्स कम टू इक्विलिब्रियम विद देयर एनवायरनमेंट। इक्विलिब्रियम मींस सेम साल्ट एंड सॉल्वेंट रेशो, यानी सेम साल्ट सल्यूट कंसंट्रेशंस होते हैं जो एक्सटर्नल फ्लूइड में होते हैं पानी में, उसी तरह इनके बॉडी में, अगर ऊपर बाहर ज्यादा होते हैं तो इनके बॉडी के अंदर भी ज्यादा होता है, यानी दे नेवर ट्राई टू रेगुलेट और टू मेंटेन इट इन अ कांस्टेंट रेंज, showing an increase in the body fluid salinity when placed in high salt water। क्लियर हुआ ये एग्जांपल कि आपने स्टारफिश उठाया और एक लो साल्ट कंसंट्रेशन में रखा, लो साल्ट कंसंट्रेशन फ्लूइड में रखा, वाटर में एक बीकर में रखा, एक बड़े लार्ज वेसल में रखा और उसमें लो साल्ट कंसंट्रेशन है, तो ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि उसके बॉडी फ्लूइड के अंदर भी साल्ट की कंसंट्रेशन ड्रॉप होना शुरू हुई, मतलब आइसोटोनिक करने की कोशिश स्टार्ट की उसने, अपने एक्सटर्नल एनवायरमेंटल वाटर के साल्ट कंसंट्रेशन के बराबर करने की कोशिश की, और फिर इसको इससे निकाल के जब हाई साल्ट कंसंट्रेशन वाटर में रखा, हाई साल्ट कंसंट्रेशन वाले वाटर में या मीडियम में रखा, तो फिर ये देखा गया कि उसके बॉडी की फ्लूइड के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन रेज होना शुरू हुई और आइसोटोनिक बना दिया अपने एक्सटर्नल हाई साल्ट कंसंट्रेशन के मुताबिक। तो इसको ऑस्मो कन्फर्मर्स कहते हैं कि बाज एनिमल्स यानी इनवर्टेब्रेट जितने भी है, दे
confirm their salts and solute concentration with the external, यानी बाहर जो कंडीशन होगी फ्लूइड में वाटर में साल्ट्स की उसी लेवल में ये अंदर बॉडी की फ्लूइड के अंदर भी रखते हैं, यानी they never try to keep it in a specific range irrespective of the environment, ये कोशिश कभी नहीं, होमोस्टेट नहीं करते, रेगुलेट नहीं करते साल्ट्स की कंसंट्रेशन वगैरह को, बस बाहर एनवायरनमेंट में जो कंडीशन साल्ट्स की लेवल होगी कंसंट्रेट वही इसके अंदर होते हैं। ठीक है, अगर बाहर ज्यादा हो रहा है तो ये भी ज्यादा कर देता है, अगर बाहर कम हो रहा है तो इनकी बॉडी के अंदर भी सल्ट कंसंट्रेशन कम होगी। oxyconformer oxygen, the oxygen consumption of oxyconformer like annelid worms rises and falls depending on the availability or unavailability of oxygen, यानी ऑक्सीजन कंजम्पशन में उतार चढ़ाव आना अकॉर्डिंगली विद द एनवायरमेंटल, अगर एनवायरमेंटल ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है तो ये ऑक्सीजन कंजम्पशन इंक्रीज कर देता है, अगर एनवायरमेंटल ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाता है तो एनालिड्स वर्म्स जो है इनके ऑक्सीजन कंजम्पशन रेट भी कम होता है। क्लियर हुआ? तो इसको ऑक्सीकन्फर्मर्स कहते हैं, यानी एक खास, अब हमारी बॉडी है तो हमें एक खास कांस्टेंट अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए एक खास रेट के साथ, अगर उससे कम होता है एयर में तो फिर हमारी ब्रीथ रेट इंक्रीज होगी, वो कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड में एक कांस्टेंट रेंज ऑफ ऑक्सीजन चाहिए और पर आवर पर मिनट एक खास रेंज है, वो ऑक्सीजन आपने डिलीवर करना है और ब्लड में एक कांस्टेंट रेंज में ऑक्सीजन होना चाहिए। क्लियर हुआ? तो ऑक्सीकन्फर्मर जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कंजम्पशन एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, अगर एनवायरमेंट में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, एनिलीड इसमें एग्जांपल है, एनिलीड वर्म्स जितने भी है यानी एनेलिडा के, तो जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी एनवायरमेंट में तो ये ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करना शुरू करेंगे, अगर यानी इनके अंदर भी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी या कंजम्पशन रेट इंक्रीज होगी, अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन एनवायरमेंट में डिक्रीज होता है तो इनके अंदर भी ऑक्सीजन कंजम्पशन एबिलिटी डिक्रीज होगी, यानी फिर इनके अंदर बॉडी फ्लूइड में भी ऑक्सीजन कम से कम होता जाएगा, यानी इनके लिए कोई मसला नहीं होगा। तो इसको हम ऑक्सीकन्फर्मर्स कहते हैं। ठीक है, द ऑक्सीजन कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीकन्फर्मर्स लाइक एनालिड वर्म्स, ये जस्ट एक एग्जांपल, बहुत ज्यादा है ऑक्सीकन्फर्मर्स, राइजेस एंड फॉल्स डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी और अनअवेलेबिलिटी, यानी अनअवेलेबिलिटी एनवायरनमेंट में अगर अनअवेलेबल हो जाए तो ये कम से कम ऑक्सीजन पे भी गुजारा करते हैं और मतलब वही यूज करते हैं, और जब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन राइज होगा एनवायरनमेंट में तो ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन शुरू कर देते हैं। थर्मोकन्फर्मर्स, दे कन्फर्म टू द टेम्परेचर, ये बार बार मैंने ऊपर एग्जांपल भी दिया, दे कन्फर्म टू द टेम्परेचर, ठीक, मतलब ऐसो यानी सिमुलेट करते हैं एनवायरमेंटल टेम्परेचर के साथ, दे कन्फर्म टू द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, एज द एनवायरनमेंट वार्म्स और कूल्स सो डू द सेल्स ऑफ एनिमल्स। क्लियर हुआ? बहुत आसान है, यानी अगर टेम्परेचर राइज होता है एनवायरनमेंट का टेम्परेचर तो इनके बॉडी के सेल्स के टेम्परेचर भी राइज होती है, और अगर इनके एनवायरमेंटल टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो इनके बॉडी के सेल्स का टेम्परेचर भी उसी तरह ड्रॉप होता है सेम लेवल के साथ। सच एनिमल्स आर नोन एज पायोकेलोथर्म्स, इनको हम पायोकेलोथर्म्स, ये वर्ड सुना होगा, कूल ब्लडेड एनिमल्स या पायोकेलोथर्म्स हम कहते हैं। इसमें सारे एनिमल्स आते हैं, मैमल्स और बर्ड्स के अलावा ज्यादातर जितने भी है ये पायोकेलोथर्म्स होते हैं। ठीक है, कूल ब्लडेड एनिमल यानी जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर वही टेम्परेचर इनके बॉडी का भी होता है, एनवायरमेंटल टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो इनके बॉडी का टेम्परेचर भी ड्रॉप होता है, एनवायरमेंटल टेम्परेचर राइज होता है इनके बॉडी का टेम्परेचर भी राइज होता है, तो ये टेम्परेचर इनका कंफर्म होता है विद द एनवायरनमेंट। ठीक, फॉर एग्जांपल द बॉडी टेम्परेचर ऑफ फिश विल बी लो इन कूल वाटर, अगर कूल वाटर में है तो इनके बॉडी का टेम्परेचर कम होगा, और जब इसको गर्म वाटर में आपने रख दिया, गर्म पानी में रख दिया सॉरी, तो फिर ये वाटर इनके बॉडी का टेम्परेचर रेज होगा, क्योंकि इनके इर्द गिर्द वाटर का टेम्परेचर रेज तो इनके बॉडी का टेम्परेचर भी रेज। ठीक है, यानी दे आर डिपेंडेंट सोलिली ऑन द एनवायरमेंटल टेम्परेचर, एनवायरमेंट का जो टेम्परेचर वही टेम्परेचर इनके बॉडी का भी। Thus, each of the cell in a fish body must cope with the effects of changes in external temperature. ये एक एडवांस्ड फीचर है, इसके तरफ आपका ध्यान नहीं गया होगा कि अगर ये रेगुलेट नहीं करते तो फिर सेल्स के पास, इनके बॉडी के सेल्स के पास कुछ ऐसे अडॉप्टेशन होने चाहिए
कि जो उतार चढ़ाव इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के साथ इसमें आ रहा है, तो सेल्स में ऐसे अडाप्टेशन होने चाहिए, ऐसे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होने चाहिए कि फिर इस इन अप एंड डाउन ऑफ टेम्परेचर में वो अपनी फिजियोलॉजी को एडजस्ट कर सके। ऐसा ना हो कि टेम्परेचर ड्रॉप हो तो फिर वो फिजियोलॉजिकल फंक्शन ना कर सके। मतलब उनके फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन उनके पास होते हैं सेल्स में कि अगर टेम्परेचर ड्रॉप भी हो जाए तो फिजियोलॉजी उसकी रुकती नहीं है, नॉर्मल रहती है। अगर टेम्परेचर राइज भी हो जाए तो फिजियोलॉजी नॉर्मल रहती है। वजह यही है कि ये लास्ट सेंटेंस इन्होंने यहाँ पे लिखा है, thus each of the cell in a fish body must cope with the effect of change in external temperature, यानी उसको हैंडल करना है। ऐसा ना हो कि सेल के एक कांस्टेंट रेंज की फिजियोलॉजी हो और वो टेम्परेचर चेंज बर्दाश्त ना कर सके। यानी इनमें ऑलरेडी ऐसे मैकेनिज्म्स होते हैं सेल्स में कि हर सेल को की ये जिम्मेदारी होती है कि वो उस एनवायरमेंटल टेम्परेचर के मुताबिक अपनी फिजियोलॉजी को एडजस्ट करे, ताकि यानी उतार चढ़ाव टेम्परेचर में इसकी फिजियोलॉजी को अफेक्ट ना कर सके। तो ये तो कन्फर्मर्स और कन्फर्मिटी का फीचर कि कन्फर्मिटी किसे कहते हैं? द स्ट्रेटजी ऑफ अलोइंग environmental change to cause change accordingly in their body and any environmental variable, ऊपर हमने डिफाइन किया। ठीक है, रेगुलेशन या रेगुलेटर्स किसे कहते हैं? ठीक है, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।